किसी का हीरो, किसी का विलन। फारूक दादा का नाम खौफ की, दहशत की इलामत था। लड़के उसके इशारे पे जान लेना और जान देना भी जानते थे। टारगेट करके जो है उनको जाली पुलिस मुकाबलों में शहीद किया। वो नेटवर्क तो बहुत बड़ा था इनका। फारूक दादा के आने से होता ये था कि फिर पुलिस उस इलाके में दाखिल नहीं हो सकती थी। पूरे इलाके से लोगों को एक जगह पर जमा किया जाता था, आंखों पर पट्टियां बांधी जाती थी, हाथ पीछे से बांधे जाते थे। कि जो कारकुनान पार्टी से वाबस्ता थे उनके लिए ये हिदायत थी अपने आप को जो है वो रोपोशी में गुजारें और बिल्कुल यानी सूरज की रोशनी भी उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मतलब यानी गोश्त के नावे की दिन की फुटेज चलाकर बताया जाता था कि आज कराची में हड़ताल नहीं थी। माँ के सामने की कमीज उतार के जो है वो उसी से पट्टी बनाई जाती थी। इस तरह उनको बर्बरियत के साथ जो है वो खुले ग्राउंड में लाके बिठाया जाता था। बड़ी पुरतशद्दुद किस्म की स्ट्राइक होती थी एमक्यूएम की। वो हाथ नहीं आते तो पुलिस उनके रिश्तेदारों को, उनके बहन भाइयों को, उनके बहनोई को, उनके दीगर जो रिश्तेदार थे उनको पकड़ के ले जाती थी। असलहा लेकर इनके लड़के बैठे रहते थे, गलियां तकसीम होती, सारा रात पहरादारी का एक निजाम होता था। ये तमाम मिलजुल के हालात ने जो कराची को बर्बाद किया, अभी ये रुकने वाला नहीं लग रहा मुझे ये मामला। फारूक दादा के मारे जाने के बाद वो के एमक्यूएम की मिलिटेंसी की कमर टूट गई थी। तो रावल तूने मुकाबला किया है, तूने फारूक दादा को मारा है, घर से उठा कर ले जाकर तूने उसको मारा है। उसके बाद उनकी बेवा को उनको जो है उस हालत में गिरफ्तार करके इस्लामाबाद ले गए कि ये एक मशकूक नहीं बल्कि एक भरपूर जाली पुलिस मुकाबला था। उस जमाने में लोग यानी मुहाजिर एक दूसरे के इलाके में नहीं जा सकते थे। तो आपको यूज करना बड़ा आसान होता है, यंग बच्चों को यूज करना तो बहुत ही आसान होता है। और उस जमाने में चीज और भी होती थी, हमले से पहले फोन करके बता दिया जाता था कि फला जगह पर हमला होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे फारूक दादा की। फारूक पटनी और फारूक दादा एमक्यूएम का कारकुन, जिसे पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जिसे एक हाई प्रोफाइल मिलिटेंट माना जाता है, जबकि एमक्यूएम उसे अपना सियासी कारकुन और एमक्यूएम का शहीद करार देती है। तो कहते हैं कि किसी का हीरो, किसी का विलन, तो फारूक दादा पे बिल्कुल वही मिसाल फिट होती है। और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक फारूक दादा कराची में हाई प्रोफाइल किलिंग में मुलविस था, जिसमें पुलिस अफसरान, पुलिस के मुख्तलिफ एजेंसियों के एहलकार और फ़ौज के अफसरान और एहलकार, इसके अलावा सियासी शख्सियात और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में थानों पर हमले और टॉर्चर सेल जो काम कर रहे थे फारूक दादा के अंडर में। कहा जाता है कि फारूक दादा उन सब के पीछे मास्टरमाइंड था और कराची में कोई भी बड़ी कार्रवाई होती थी तो उसके पीछे फारूक दादा के नेटवर्क कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता था। फारूक दादा का ताल्लुक बल्दिया टाउन से था और बल्दिया टाउन की एक मिडिल क्लास फैमिली से था। मैंने सबसे पहले फारूक दादा का नाम उस वक्त सुना जब मैं पुलिस में 90 में पुलिस में आया था। तो मैं उस वक्त ट्रेनिंग पे था, उस वक्त भी फारूक दादा का नाम आता था। और 91 में जब हम लोग फील्ड में आए पास आउट होने के बाद, तो मुझे याद है कि एक हमारा बैच फेलो था नासिर खान, वो बाद में इंस्पेक्टर को शहीद हो गया। वो एएसआई था और उसने बल्दिया टाउन के इलाके में एक रेड किया था। और जब वो रेड वहाँ उसने किया तो उसको इलाके के लोगों ने घेर लिया और पूरी मोबाइल को उन्होंने यरगमाल बना के टॉर्चर सेल में उन्होंने बंद करके बड़ा बुरे तरीके से तशद्दुद किया था। और फिर इलाके के कुछ मौजूदीन सियासी शख्सियात से रब्ता किया गया पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उन्होंने फिर उनकी जान बख्शी करवाई और उन्हें छोड़ा गया। तो उस वक्त सबसे पहले मैंने फारूक दादा का नाम सुना और मुझे पता चला कि ये हाई प्रोफाइल एक मिलिटेंट है जो बल्दिया टाउन के इलाके में रहता है, पटनी मोहल्ले में। और पूरा वहाँ का यूनिट, सेक्टर सब फारूक दादा के इशारों पे चलता था। और उसके साथ बहुत से ऐसे हाई प्रोफाइल मिलिटेंट थे जो लड़के उसके इशारे पे जान लेना और जान देना भी जानते थे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने 1992 का कराची का ऑपरेशन देखा या उन हालात में वो शऊर रखते थे, तो उस ऑपरेशन के दौरान जो बहुत बड़े बड़े नाम थे कराची में दहशतगर्दी के हवाले से या एमक्यूएम के हवाले से, उनमें फारूक दादा का नाम एक खौफ की, दहशत की इलामत था। और एमक्यूएम को जो एक जो बड़े जो कमांडर, या मैं ये कहूँगा कि अगर बड़े लोगों में उसका शुमार होता था, नॉन पॉलिटिकल जो एलिमेंट्स थे उनमें।
बल्दिया टाउन से ताल्लुक़ रखने वाला फारूक दादा जो है वो बेसिकली पटनी थे ये लोग, और एमक्यूएम से वाबस्ता थे इनका पूरा ख़ानदान और इनके पूरे ख़ानदान के लोग, जिन्होंने एमक्यूएम पर जब इनके लोगों पर या मुहाजिरों पर जो उस वक्त काफ़ी जो ज़्यादतियाँ हुई, जुल्म हुई, कानून नाफज करने वाले इदारों की तरफ से जो उस वक्त जो ऑपरेशन हुए, उसके बाद जो है वो जो आवाज़ उठाई गई या उनके खिलाफ जिन्होंने जो है वो महाज खड़ा किया या जो उनके साथ दूबदू जो लड़े, या मैं ये समझता हूँ या ये कह सकते हैं कि आप उन्होंने जो कार्रवाइयाँ की, दहशतगर्दी की या मुख्तलिफ जो लोग थे टारगेट किया उनको, उनमें फारूक दादा और उनकी टीम जो थी वो बड़ा एक नाम समझी जाती थी। फारूक दादा ने पहले जो वारदात की जिसकी वजह से ये शुरू हुआ, सीआईडी की एक मोबाइल थी, सीआईडी की मोबाइल वहाँ पर रेड करने के लिए गई तो फारूक दादा वालों ने मोबाइल में घेर लिया और बुरी तरह ये फायरिंग कर दी, चारों तरफ से इलाके में फायरिंग शुरू कर दी। मोबाइल को अंदाज़ा नहीं था उस वक्त, मोबाइल के सारे साथी भाग गए, उसमें से एक जो है वो उनके हाथ चढ़ गया, उसको उन्होंने फिर गोलियां मार दी फारूक दादा ने। यहाँ से फारूक दादा का फिर दौर शुरू हुआ। उसके बाद तो फिर जो भी क्रिमिनल जाता था, जो भी फारूक से मिल जाता था, फारूक अपनी गैंग में शामिल कर लेता था। और फारूक दादा जो है वहाँ से अलफला से और बल्दिया तक इसकी रईस थी। ज़्यादातर अल्फला में छुपता था या बल्दिया में छुपता था। जब ज़्यादा रेडें पड़ने लगी तो अल्फला में छुपने लगा। जी, फारूक दादा का नाम पहली बार 90 की दिहाई में मैंने सुना। हम स्कूल के तालिब इल्म थे और इसके साथ साथ फारूक दादा के साथ कुछ और साथियों का नाम सुना। इसके जो दीगर साथी थे जिनमें जावेद माइकल, गफ्फार मादा, ये सब लोग भी वहाँ रहा करते थे। बल्कि गफ्फार मादा के हवाले से तो बल्दिया टाउन में रहने वाले कुछ लोगों का दावा था कि उसने 90 की दिहाई में ही अफगानिस्तान से भी ट्रेनिंग हासिल की थी और वो वहाँ पर अफगान जिहाद पर भी गया था और उसके बाद फिर वो एमक्यूएम का भी हिस्सा बना, फारूक दादा का साथी बना और जो उसके बाद कत्ल वारतगरी के कई वाक़यात हुए उसमें गफ्फार मादा का नाम भी लिया जाता रहा। चूँकि आज का मौजू हमारा फारूक दादा है तो 90 की दिहाई में फारूक का नाम सुना और उस वक्त फारूक दादा का नाम बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। फारूक पटनी भाई का नाम अब तहरीक की खिदमत यकीनन उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन के बाद जो है एक अपने ज़र्फ और ज़मीर के मुताबिक जिस तरीके से पार्टी के साथ खड़े रहे, तो इसलिए यकीनन उनका नाम जो है उनकी शहादत से पहले भी सुना था कि बल्दिया टाउन में जो है वो फारूक भाई। लेकिन ये कि ये जो फारूक दादा हुआ, इसी तरीके से जितने भी पार्टी के दीगर लोगों को जिनको मार बराए अदालत शहीद किया गया, उनके बारे में जो है एक बाकायदा एक पॉलिसी के तहत ये चीज़ बनाई गई थी कि जिस शख्स को भी या जिस पार्टी से वाबस्ता जिसको भी आपने एलिमिनेट करना है उसके बारे में जो है क्रिमिनलाइजेशन की पॉलिसी इख्तियार की जाए ताकि लोगों को, आम लोगों में ये तासुर जाए कि ये लोग जो हैं सारे क्रिमिनल्स हैं। और उसमें बुनियादी तौर पर इसी तरीके से उनके जाली अपने तौर पर जो है वो किसी का लंगड़ा, किसी का काना, किसी का दादा, किसी का कमांडो, किसी का शर्री, किसी का केटू, ये किस्म के नामों को जो है वो दिया गया ताकि जो है लोगों को किसी तरीके से जो है वो इनके हवाले से बदजन किया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से इन सारी चीज़ों से जो है वो रियासत में कोई ना तो अहदाफ हासिल कर पाए, ना तो जो है वो किसी तरीके से भी जो है वो लोगों के दिलों में जो है वो कोई चीज़ ऐसी हो सकी कि उनके दिलों में इसे ये चीज़ निकला। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती की सूरत हाल थी कि उस वक्त जो है हुकूमत ने, रियासत ने मिलकर जो है वो एक ऐसी पॉलिसी चलाई कि जिसमें जो है नौजवानों को बजाय ये कि उनके जो जायज़ हकूक़ हैं उनके लिए जो उनकी हक तलफियाँ हो रही हैं, उनके ऊपर जो उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने के, उनको जो है वो अपने निशाने पे रखा और उनको इस तरीके से क्रिमिनलाइजेशन की और आइसोलेशन की पॉलिसी के तहत जो है उनको टारगेट करके जो है उनको जाली पुलिस मुकाबलों में शहीद किया। मैं बात कर रहा हूँ 87, 88, 90 की, और उन दोनों जो सियासी जमातें एमक्यूएम के मुकाबिल थी, उसमें एक लसानी पार्टी थी, पंजाबी पख्तून इत्तेहाद, तो उसके साथ उनका भी मिलिटेंट विंग था और वो लोग भी मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थे। तो फारूक दादा ने बल्दिया, सईदाबाद, शेर शाह और औरंगी टाउन मुख्तलिफ इलाकों में
बहुत सी ऐसी कार्रवाइयाँ की थी जिसमें मुखालफिन के लोग मारे गए थे, उसमें फारूक दादा का नाम लिया जाता था। फारूक दादा बुनियादी तौर पे ताल्लुक तो कराची वेस्ट के इलाके बल्दिया टाउन से रखता था, लेकिन जो इसका जो नेटवर्क था, या जब जाहिर है कानून नाफज करने वाले इदारों से लड़ाई थी इनकी, और ये उस वक्त पूरे कराची में जो है वो इनकी तलाश थी, तो एक बहुत ही खुफिया नेटवर्क के ज़रिए जो है वो अब मुख्तलिफ इलाकों में रुपोश होता था, मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की जाती थी। और जो इनका नेटवर्क था जिसे आप कह रहे हैं, वो नेटवर्क तो बहुत बड़ा था इनका, काफ़ी सारे लोग थे। अब कोई ऐसा, चूंकि कोई ओपन नहीं था ये सारा, लेकिन कि इनके बारे में ये बताया जा सके, लेकिन जब ये पकड़े गए उस वक्त 6-7 लोगों का निज़ाम इनका था जिस वक्त ये इनके खिलाफ कानून नाफज करने वाले इदारों ने कार्रवाई की थी। उस ज़माने में होता ये था कि ऑपरेशन के दिनों में एक इलाके के लड़के दूसरे इलाके में जाके रहते थे, और चूंकि उनको लोकल पुलिस शनाख्त नहीं कर पाती थी नए लड़कों को, तो वो वहाँ रहते भी थे और मुख्तलिफ एक खुफिया सेल भी चल रहे थे। तो फारूक दादा मलीर में एक्टिव था, कोरंगी में एक्टिव था, और उसका पूरा नेटवर्क, उसके साथ अपने लड़के होते थे बल्दिया टाउन के, इसके अलावा जो लोकल सेक्टर के लड़के होते थे। फारूक दादा के आने से होता ये था कि फिर पुलिस उस इलाके में दाखिल नहीं हो सकती थी, इसलिए कि पुलिस जब भी जाती थी बड़ा उनको ज़बरदस्त मज़ामत का सामना होता था। और मैंने ख़ुद कोरंगी में देखा, मैंने जब मलीर में रफ़ायाम सोसाइटी और इस तरफ जब हम रेड करते थे उस ज़माने में, तो बड़ी शदीद मज़ामत मिलती थी, पुलिस पर हमले होते थे। मुझे याद है कि कोरंगी में तो ये हालत थी, जिन दिनों फारूक दादा वहाँ एक्टिव था, कुछ अरसे के लिए आया था, तो जब वो पुलिस की मोबाइलें APC या रेंजर्स की APC जाती थी इलाके में, तो उन पे हमले शुरू हो जाते थे। थाने पे हमला बहुत रूटीन की चीज़ हो गई थी। इसी तरीके से रफ़ायाम और मलीर के जो इलाके थे वहाँ पर भी थानों में पुलिस वालों पर हमले, और पुलिस के मोबाइल के लिए गश्त करना इलाके में मुमकिन नहीं था जब फारूक दादा इलाके में होता था। रीज़न ये कि फारूक दादा और उसकी टीम इलाके में इस किस्म की कार्रवाइयाँ करती थी कि उसमें खौफ और दहशत पैदा होती थी, और कोई आम शहरी इनके ख़िलाफ़ न पुलिस में शिकायत कर सकता था, न मुखबरी कर सकता था। तो और पुलिस के ऊपर इतने मुतवातर हमले होते थे, पुलिस की मोबाइलों पे, थानों पे। आप देखिए उस ज़माने में पुलिस की बहुत से जवान और अफसरान शहीद हुए हैं। तो फारूक दादा ने बहुत ही एक पूरा नेटवर्क इस तरीके से पूरे कराची में कायम किया हुआ था कि पुलिस को उसको पकड़ने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, और उस पूरे नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए बड़ा टाइम लगा। ये वो ज़माना था 92 का ऑपरेशन का ही तसलसल था, और शहर में जो है MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा था, गिरफ्तारियाँ भी होती थी, छापे मारे जाते थे, पूरे इलाके से लोगों को एक जगह पर जमा किया जाता था, उनके आंखों पर पट्टियाँ बांधी जाती थी, हाथ पीछे से बांधे जाते थे, कई घंटों तक उनको किसी भी इलाके के करीबी मैदान में बिठाया जाता था, और फिर वहाँ से तहकीकात होती थी। पुलिस और रेंजर्स के मुखबर भी मौजूद होते थे जो उनके साथ हिफाजती इंतजामात में लाए जाते थे, और फिर वो मुखबर जो थे निशानदही करते थे कि कौन सा शख्स ऐसा है जिसका MQM से ताल्लुक़ है, या वो उसके अस्करी बाजू के साथ काम करता है, या उनके लिए सहूलतकारी करता है। तो वहाँ से भी लोगों को फिर हिरासत में लिया जाता था, और इस दौरान कई वाक़यात हुए, और कई जो थी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ भी हुई, और वो रिकॉर्ड पर चीज़ें आती रहीं सामने। इसके साथ जो फारूक दादा का नाम, जो मैं उस ऑपरेशन का तसलसल बता रहा हूँ, रद्द अमल में जो MQM का अस्करी बाजू था, उसने पुलिस एहलकारों को निशाना बनाना शुरू किया। वो पुलिस ऑफिसर्स और एहलकार जो उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन में किसी न किसी तरह शरीक थे, और उनको फिर वो हदफ बनाया जाता था, उनकी रैकी की जाती थी। और उस ज़माने में फिर फारूक दादा का नाम बहुत ज़्यादा नुमाया होकर सामने आया। चूँकि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, सिर्फ PTV हुआ करता था, और उसमें ये बाज़ औक़ात ऐसी मज़ा का खेज़ सूरत हाल बन जाती थी कि जब गोश्त का जिस दिन नागा होता था उस दिन की हड़ताल की फुटेज चलाई जाती थी। मतलब यानी गोश्त के नागे की दिन की फुटेज चलाकर बताया जाता था कि आज कराची में हड़ताल नहीं थी, लेकिन हड़ताल हुआ करती थी। तो सोशल मीडिया नहीं था, तो उस ज़माने में जो MQM के अस्करी बाजू के जितने लोग थे
उनकी शनाख्त और उनके बारे में मालूमात, उनकी मुकम्मल प्रोफाइल मिला करती थी। कराची के शाम के बड़े मारूफ अखबारात हुआ करते थे, अवाम अखबार और कौमी अखबार, परचम भी था। तो ये दो अखबारात जो थे, ख़ास तौर पर अवाम अखबार में तो जितने लोग थे MQM के अस्करी बाजू के, उनकी पूरी प्रोफाइलिंग की, यहाँ तक कि वो लोग जो दहशत गर्दी में मुलविस थे, गिरफ्तार भी हुए, वो अवाम अखबारों को खतूत लिखा करते थे और उसमें शायरी भी होती थी और एक बड़ा रोमांटिक सा माहौल बना होता था। तो उसके नतीजे में ये होता था कि वो लोग जो दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे उनको ग्लोरीफाई किया जाता था। उनकी जो शख्सियत थी वो इस तरह से बनाकर सामने पेश की जाती थी कि नौजवान नस्ल में उसमें अट्रैक्शन पैदा होती थी, बड़े पुरकशिश महसूस होते थे। बड़ा जो इससे काम किया है, इससे काम ये किया कि कैप्टन आमिर था वहाँ पर, एक बड़ा बहादुर था, यंग था, कैप्टन था। तो कैप्टन आमिर वगैरह को उन्होंने कहा कि उसने कहा कि यहाँ पर लड़के हैं, चलो चल के रेड करते हैं। उसने SHO सादिक को लिया। SHO सादिक जानता था इनको, उसने कैप्टन आमिर को मना भी किया कि इस तरह नहीं जाए, ये लोग मारेंगे, और लेकिन वो नहीं माना और अपने साथ कैप्टन आमिर ने भी कुछ जवान लिए, कुछ उसने SHO ने बंदे लिए और ये वहाँ पर घुस गए। कौसर हॉल कहलाता है वो। कौसर हॉल में जब ये घुसे तो उसके बाद इन्होंने चारों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। वो इस तरीके से था कि चारों तरफ घर थे और एक बीच में से रास्ता था और जिसकी वजह से मारना बड़ा आसान हो जाता था। तो उन्होंने वहाँ पर इनको बुरी तरह मारा। उसके बाद कैप्टन आमिर को शहीद कर दिया और SHO सादिक को शहीद कर दिया, 6 जवान शहीद कर दिए और उसके बाद फिर यहाँ से भाग गए ये लोग। इसमें आरिफ मामा भी साथ था, इसके सिद्दीक बुचे भी साथ था। मरकजी जो थे इसमें आरिफ मामा, सिद्दीक बुचे और रज़ाक माइटी और अपना एक और था। ये लोग ज़्यादा मरकजी किरदार थे बल्दिया के अंदर। तो आरिफ मामा का बल्दिया के अंदर जो था उस वक्त जुआ चलता था और बड़े ज़ोर शोर से चलता था। और आरिफ मामा का और सिद्दीक बुचे का बेसिकली वो जुआ तो सिद्दीक बुचे का था, लेकिन बड़े ज़ोर शोर से चलता था और सबको हिस्सा मिलता था उसमें से। नेटवर्क तो कोई सच नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि जो भी किसी यूनिट के अंदर जो है या किसी सेक्टर के अंदर जो है, जो कारकुनान जो है फ्रंट में आकर जो है पार्टी का काम कर रहे होते हैं, उनके बारे में यही होता है कि फिर वो पूरा कोई नेटवर्क चला रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ हो रही है। मैं इस तासुर को जो है वो क्या कहूँ, मतलब मैं इस चीज़ की नफ़ी करूँगा कि कोई इस किस्म का कोई नेटवर्क चल रहा था। हाँ, मतलब ये कि उस वक्त तो सूरत हाल ये थी कि अपनी ही जाने बचाना जो है वो मुश्किल हो रही थी। और तहरीक की तरफ से अच्छी तरह याद है कि जो कारकुनान पार्टी से वाबस्ता थे उनके लिए ये हिदायत थी कि जो है वो अपने आप को जो है वो रूपोशी में गुजारें और बिल्कुल यानी सूरज की रोशनी भी उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए, मतलब इस तरह अपने आप को सेव करने की कोशिश करें। फारूक दादा और इस तरह के सैकड़ों नौजवान जो पुलिस के हाथों या इदारों के हाथों मारे गए, और उनमें से बड़ी तादाद मुहाजिर नौजवानों की थी। अगर हम कराची के हालात उस वक्त की बात करें तो जाहिर है उनकी जिम्मेदार कौन, उसकी जिम्मेदारी मैं पर्सनली MQM की क़यादत को समझता हूँ, MQM के बानी कायद को समझता हूँ, उनसे पहले कानून नाफज करने वाले इदारों को समझता हूँ। कानून नाफज करने वाले इदारों से मतलब मेरा वो था कि उसमें पुलिस भी थी और दीगर इदारे भी थे और मुख्तलिफ उस वक्त की जो लिसानी सियासी जमातें थीं वो भी थीं। जाहिर है एक माहौल ऐसा था कि इनको मुख्तलिफ कौमियतों को लड़ा दिया गया था। मुख्तलिफ कौमियतों को लड़ाने के बाद जो है वो ऐसे हालात पैदा कर दिए गए थे कि तमाम किस्म के लोग जो थे वो अपना जो मैं समझता हूँ कि गैर महफूज तस्वर करते थे। MQM के या ख़ास तौर पर जो मुहाजिर आबादियाँ थीं वहाँ पर अगर मुहासरे होते थे और 2-2, 3-3 दिन तक मुहासरे होते थे, आबादियों के अंदर से तमाम मर्द हजरात जो थे उनको निकाला जाता था। अगर आप तसव्वुर करें उस वक्त के हालात को कि आप किसी के घर में जब कानून नाफज करने वाले इदारे या पुलिस छापा मारती थी, छापा मारने के बाद वहाँ के मर्दों को जमा किया जाता था, माँ के सामने, बच्चों को और वालिदैन के सामने उनके बेटों को और तमाम बेटियों के सामने उनके बाप को आंखों पर पट्टी बांधी जाती थी। उनकी कमीज उतार के जो है वो उसी से पट्टी बनाई जाती थी, बेशतर दफा हमने देखा। और इसी तरीके से उनको आंखों पर पट्टी बांध के एक दूसरे के ऊपर हाथ रख के, जैसे आमतौर पर आप देखते हो कि गलियों में बच्चे खेलते हुए एक एक्टिविटी करते हैं, इस तरह उनको बर्बरियत के साथ जो है वो एक खुले ग्राउंड में ला के बैठाया जाता था। तमाम वक्त उनकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी।
ना सिर्फ ये था, उसके बाद उन तमाम लोगों को दिन भर लाने के बाद फिर उनकी छानबीन होती थी। मुख्तलिफ जो पुलिस के पास मुखबर होते थे, इनके इन्फार्मर होते थे, उनके जरिए से उनकी शनाख्त की जाती थी और इस तरह के लोगों को जो जिनका करीब भी किसी टेररिस्ट के साथ करीब का भी ताल्लुक होता था, उनको जो तफ्तीशी मराकज़ थे उस वक्त के खुफिया, वहाँ पर ले जाया जाता था। वहाँ पर रखकर जो है वो उनसे तफ्तीश की जाती थी। जाहिर है अगर किसी खानदान के 4 में से 2 अफराद को उठाकर ले गए हैं और हफ्तों महीनों वो लापता हैं और उनके साथ जुल्म ज्यादती इस तरह की जाती थी, तो उसका रद्द अमल आप क्या तसव्वुर करेंगे? मैं समझता हूं जाहिर है अगर अच्छा, फिर दूसरी बात यह कि अगर फारूक दादा या आपका फहीम कमांडो या आपका नईम शर्री या इस तरह के और जो लोग थे, उनके जब वो हाथ नहीं आते तो पुलिस उनके रिश्तेदारों को, उनके बहन भाइयों को, उनके बहनोई को, उनके दीगर जो रिश्तेदार थे उनको पकड़ के ले जाती थी। तो समझ सकते हैं आपका इतना जुल्म जब होता था तो आप समझते हैं कि अमल का रद्द अमल होता है। तो मैं समझता हूं कि यही वो रद्द अमल था जिसके जवाब में बहुत बड़ी तादाद जो थी नौजवानों की दहशतगर्द करार दी गई, या उन्होंने हथियार हाथ उठाए या उन्होंने कानून हाथ में लिया। ये उसी का नतीजा था जिसके बाद जो है वो एक बहुत अरसे तक कराची के अंदर लाकानूनियत रही। और आज जो पढ़ी लिखी कौम जो यानी सिंध में मैं समझता हूं कि मुहाजिर जो इंडिया से हिंदुस्तान से हिजरत करके उस वक्त आए थे, तो उनको जो पढ़े लिखे थे, जो बहुत एक तमीज़दार और एक निज़ाम चलाने वाले लोग थे, उनको जो है वो आज उसके बाद दहशतगर्द डिक्लेयर किया। आज उनकी औलादें, आज एक मैं समझता हूं कि बहुत कम अगर आप ढूंढ सकते हैं ऐसे लोगों को जो रियल उस वक्त के जो तालीम याफ्ता और अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, तो आपको नहीं मिलेंगे। उनके खानदान मिलेंगे लेकिन उनका किसी न किसी कोई ना कोई इसी मुआशरती बिगाड़ की वजह से उनकी गड़बड़ हो चुकी होगी। तो ये बहुत जुल्म था, जाहिर है उसमें उस वक्त के इदारे मुलव्वस थे, उस वक्त की सियासी जमातें मुलव्वस थी, उस वक्त की लिसानी जमातें मुलव्वस थी कराची की। ये तमाम मिलजुल के हालात ने जो कराची को बर्बाद किया, जो आज हम पूरी दुनिया घूमते हैं, यही कराची पहले ऐसा हुआ करता था। यहाँ ट्राम चला करती थी, इसी कराची के अंदर जो है वो बहुत तफरीही मराकज़ होते थे, इसी कराची के अंदर जिंदगी थी, रोशनियों का शहर कहलाता था। लेकिन वो तमाम की 2-3 दहाइयों के जो हालात और वाक़यात हुए हैं उसकी वजह से कराची बर्बाद हुआ। और अभी ये रुकने वाला नहीं लग रहा मुझे ये मामला, ये बर्बादी, ये तबाही शायद पता नहीं और मजीद हमने कितनी देखनी है। फारूक दादा का जो पुलिस मुकाबला हुआ था वो उस पर आज भी बहुत बात होती है और एमक्यूएम उस ज़माने में भी उस पर एमक्यूएम ने सड़कों पर भी एहतजाज किया था, असम्बलियों में भी, और रिएक्शन में पूरा शहर बंद हो गया था, स्ट्राइक थी, दर्जनों बसें जलाई गई थी, लोग मारे गए थे, पुलिस के थानों पर हमले हुए थे, बहुत चीज़ें हुई थी और बड़ी तशद्दुद किस्म की स्ट्राइक होती थी एमक्यूएम की। तो उस मुकाबले के बारे में कहा जाता था कि गार्डन से पुलिस ने फारूक दादा को उठाया और उसके 3 साथियों समेत गफ़ार मादा, जावेद माइकल और एक और इनका साथी था, शायद हनीफ तुर्क था, और साथ में फारूक दादा की फैमिली थी, वाइफ थी, उसको भी ले गए थे। और ये एमक्यूएम कहती है। और फिर पुलिस मुकाबला दिखा के जिस तरीके से उसे मारा गया, आज भी एमक्यूएम और एमक्यूएम के वर्कर दुनिया भर में जब भी फारूक दादा की बरसी मनाई जाती है, उस पर ये अभी 2 अगस्त को फारूक दादा की बरसी है, तो उस पर हमें हर साल ये पूरी दुनिया में इस पे सोशल मीडिया पे बहुत कुछ ही कहते हैं। तो बल्कि मीडिया के बहुत से लोग हैं जो इस पे बहुत आज भी बात करते हैं। तो देखें, फारूक दादा गो के सैकड़ों लोगों का कातिल था, पुलिस रिकॉर्ड भी शो करता है, और जो उसकी दहशत थी वो खुद इस चीज़ की एक अलामत है कि लोग उससे खौफ क्यों खाते थे। और वो उस वक्त भी पुलिस एहलकारों के अलावा सियासी मुखालफिन को मारने में मुलविस था। अपनी पार्टी के बहुत से लोग थे ऐसे जिनको मुखालफत में उसके लिए कहा जाता है कि फारूक दादा ने उनको मारा। फिर जब एमक्यूएम हकीकी बनी, उस दौर में बहुत से ऐसे हमले हुए एमक्यूएम हकीकी के दफातर पे उनके अहदेदार कत्ल किए गए, तो उसमें भी फारूक दादा का नाम लिया जाता था। तो ये तमाम चीज़ों के बावजूद मैं समझता हूँ कि फारूक दादा का जो मुकाबला है उसको जिस तरीके से मशकूक कहा जाता है, तो उस पर यकीनन उस दौर में इंक्वायरी भी हुई थी, जुडिशल इंक्वायरी हुई थी, और उसमें तमाम एमक्यूएम अपना, मेरा ख्याल है उस पर एमक्यूएम और उसकी फैमिली शायद उन्होंने उसमें अपना केस साबित नहीं कर सके थे,
और जुडिशल इंक्वायरी के बाद जो पुलिस का मौक़िफ़ था उसको सही तस्लीम किया गया था। बहरहाल मेरे जहाँ तक जहन में आता है कि यही चीज़ हुई थी। 90 की दिहाई जब कराची में सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही थी, MQM पूरी तरह से ताकत में आ चुकी थी, इंतखाबी तौर पर मैदान वो मार चुकी थी और इसमें कोई दो राय नहीं कि कराची जो था मुकम्मल तौर पर MQM के साथ उसकी हिमायत करता था, उसको वोट देता था और MQM का कंट्रोल भी था। यानी ये बैक वक्त सियासत और अस्करियत के एक इम्तिजाज था और इस अस्करी इम्तिजाज को या फिर उसका जो कंट्रोल था उसको बरकरार रखने के लिए फारूक दादा और इस तरह के कई एक नाम है जिनके बारे में आप सुन पड़ चुके हैं, वो अहम किरदार अदा करते थे। तो यही वो ज़माना था जब कराची के नौजवानों में असलहे का जो एक शौक़ था वो पैदा हुआ और गैर कानूनी असलहे की भरमार हो गई। ये असलहा स्मगल होकर आता था, अफ़गानिस्तान से भी आता था, बलूचिस्तान के रास्ते भी आता था, पाकिस्तान के कबायली इलाकों से भी आता था और उसके अलावा जो मुल्क दुश्मन अनासिर थे समंदरी रास्ते भी इस्तेमाल होते थे, उसके ज़रिए भी असलहा पहुँचा करता था। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि बहुत सारे लोग, हमारी गैदरिंग में ऐसे दोस्त शामिल होते थे जो TT पिस्टल बड़े फ़ख्र से दिखाते कि हमारे पास ये पिस्टल है और कई जो उनसे बड़े लोग होते थे वो क्लाशनकोफ रखते घूमा करते थे। और उस ज़माने में एक अजीब सी सूरत हाल होती थी। कराची के कई इलाके ऐसे थे, अगर हम लालू खेत, कोरंगी औरंगी की बात करें ख़ास तौर पर, जहाँ तो इलाके तकसीम थे। MQM और MQM हकीकी में, यानी अल्ताफ़ हुसैन जिसकी सरबराही कर रहे थे MQM और महाजिर कौमी मूवमेंट जिसकी सरबराही आफाक अहमद के पास थी, आमिर खान के पास थी। तो इनके लोगों में इलाके तकसीम होते थे और रात रात भर मोर्चा बंद लड़ाई होती, लोग असलहा लेकर इनके लड़के बैठे रहते थे, गलियां तकसीम होती, सारा रात पहरादारी का एक निज़ाम होता था। तो ऐसे ज़माने में असलहा रखना, असलहे वाले लड़कों के साथ घूमना ताकत का एक इजहार समझा जाता था। और जो नई नस्ल होती है, कच्चे जहन होते हैं, चूँकि इन चीज़ों को ग्लोरीफाई पहली हो रही थी। और जहाँ मैंने अखबारात का जिक्र किया वहाँ एक और फैक्टर भी था जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो फैक्टर था हिंदुस्तान की फिल्में। यानी बॉलीवुड की मूवीज़ जो थी उस ज़माने में अगर आप देखें, संजय दत्त की मुख्तलिफ फिल्में थीं, इसी तरह दीगर हीरोज़ थे, वो एक विलन के रूप में सामने आते थे। संजय दत्त की एक बहुत मशहूर फिल्म थी खलनायक। यानी खलनायक के एक अलग अंदाज होता था, संजय दत्त के बालों का अंदाज, गन पकड़ने का अंदाज। 90 की दिहाई के इब्तदाई सालों में ये फिल्म आई थी तो इसके बड़े चर्चे होते थे। यानी ये फिल्में पूरा अपना इम्पैक्ट डाल रही थी और वो माहौल जो फिल्मों में पेश किया जाता था, जो नौजवान नस्ल थी, जो कराची के सियासी हालात थे, जिस तरह से वो तेज़ी से तब्दील हुए, उसमें ताकत का इजहार, बंदूक रखना, अपने साथ लड़के लेकर चलना, पुलिस वालों से लड़ना, इलाके में अपना रोक कायम रखना, इंतखाबी मैदान में कूदना, तो वो सारा जो कुछ फिल्मों में एक जराइम की दुनिया की अक्कासी की जाती थी, वो सब कुछ कराची में नजर आ रहा था। फारूक दादा की हलाकत की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले हम फारूक दादा की गिरफ्तारी का तज़किरा करेंगे, जिसके बाद आपको इसका जो सवाल का दूसरा हिस्सा है उसका जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। जी हाँ, MQM इसको जाली मुकाबला इसलिए कहती है कि उस वक्त तमाम इस तरह के जो मुकाबले होते थे न सिर्फ वो जाली होते थे बल्कि एक मंसूबाबंदी के तहत किए जाते थे और बाकायदा तौर पर उसकी स्क्रिप्टिंग होती थी। बाकायदा तौर पर उन पुलिस मुकाबलों के लिए जो है वो तबादला ख्याल किया जाता था। उन पुलिस मुकाबलों में उस वक्त के जो लोग थे उनको मारने के लिए बाकायदा तौर पर इजाज़त ली जाती थी। एक तरह से एक 2-3 तरह का निज़ाम था। कुछ इदारे थे जो इदारे उनके बारे में पहले से छानबीन कर चुके होते थे, फिर उसके बाद पुलिस होती थी, पुलिस के अफसरान होते थे, एक पूरा एक खास किस्म की मैं समझता हूँ कि लॉबी थी जो इस तरह के एक्टिविटीज करती थी। जहां तक फारूक दादा का है, सिर्फ फारूक दादा ही नहीं और इस तरह के जो लोग मारे गए उस वक्त जो MQM से ताल्लुक रखते थे या गैर मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक रखते थे, जो मारे गए वो सारे इसी तरह के मनसूबा साजी और बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग के तहत जो इनकाउंटर किए जाते थे वो होते थे। तो फारूक दादा का इसलिए मैं समझता हूँ मशकूक मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि मैं आज भी, बल्कि कई जब से हमने वो किया है ये इस मुकाबले को देखा और इस मुकाबले को हमने किया, उस वक्त यही आवाज़ उठाई कि ये एक मशकूक नहीं बल्कि एक भरपूर जाली पुलिस मुकाबला था।
और आज भी देखिए, आज उसको कई साल गुजर गए हैं, दहाइयां गुजर गई हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आज भी ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर इनको मशकूक कहा जाता है। मैंने वो कहानी उस वक्त शाये की थी, उस वक्त अखबार में भी शाये की थी, और उस वक्त हमने उस पर बात भी की थी, आवाज भी उठाई थी कि फारूक दादा जो था अपनी मौत से पहले किस तरीके से पकड़ा गया। गार्डन के इलाके में पुलिस जो है वो छापा मारती है इदारों के साथ, इनको मुखबरी 100% मुखबरी मिलती है कि फारूक दादा जो है वो गार्डन के फलां अपार्टमेंट्स के फलां फ्लैट में जो है वो मौजूद है। पुलिस जब वहां पर जाती है कार्रवाई करने के लिए, वहां उसकी गाड़ी देखती है, गाड़ी उसकी मौजूद होती है। उसके बाद जो है वो पुलिस ऊपर उसके फ्लैट में जाती है, फ्लैट में जाकर जब छानबीन करती है तो उस फ्लैट में फारूक दादा या उसके कोई एक साथी भी मौजूद नहीं पाया जाता, जिस पर तमाम छानबीन और आसपास सर्च करके पुलिस जो है वो नाकाम वापस जा रही होती है। कि उस दौरान वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि ये जो फारूक है या जो भी उन्होंने नाम जाहिर किया था कि वो कहाँ है, और उसने बोला कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं जानता हूं। उसने बोला कि ये गाड़ी वाला जो है वो ये कहाँ है, उसने बोला कि ये उसका तो वो फलां फ्लैट है जो बताया गया उसको। उन्होंने कहा कि वहां तो नहीं है, तो उसने बोला उसके ऊपर वाले पे गए आप, ऊपर वाला भी उसी का ही है। तो यूं उन्होंने उस फ्लैट के अंदर से एक रास्ता किया हुआ था, या दूसरा फ्लैट जो था वो उसका डमी के तौर पर उन्होंने रखा हुआ था। बेसिकली फारूक दादा उस फ्लैट में था जहां से उसको जो है वो गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद जो है वो उनके जो वहां से लेकर जो है वो नामालूम मकाम पे शिफ्ट कर दिया गया। ये हमें खबर तो रात को ही मिल गई थी, पुलिस तो जाहिर है इनकाउंटर के बाद जारी करती थी खबर, लेकिन हमें उसी वक्त MQM के मरकज की जानब से जो है वो उनकी जो अहलिया थी उस वक्त की, उनकी जानब से, शाजिया की जानब से जो है वो बयान 90 पहुंचा। 90 से बाकायदा तौर पर रातों रात प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया कि फारूक दादा को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और MQM की जानब से उस वक्त खदशात जाहिर कर दिए गए थे कि फारूक दादा को जो है वो पुलिस जाली इनकाउंटर में मार सकती है। लेकिन उसके बाद जो है वो उन्होंने उस दिन तो कुछ कार्रवाई नहीं की। उसके 2 दिन बाद, जैसा कि मैं बताऊं कि बड़ा नाम था कराची में दहशतगर्दी के हवाले से, आप ये समझ सकते हैं कि फारूक दादा जैसा नाम हो और उसके लिए बाकायदा बहुत बड़े शादियाने यानी पुलिस की जानब से या इदारों की जानब से बजाए गए थे कि हमने एक बहुत बड़ा एक दहशतगर्द जो है वो गिरफ्तार किया है। और उसके बाद उसकी मनसूबा साजी की गई, जिसके बाद उनको पुलिस के जो एक खास अफसर थे जो कि इदारों के बहुत करीब थे उस वक्त, उनके हवाले किया गया। उन्होंने बाकायदा एक स्क्रिप्टिंग के तहत इनकाउंटर शो किया कराची एयरपोर्ट के करीब, वो मुकाबला दिखाया गया। और उस वक्त तो इतना ये मसरूफ इलाका नहीं था। अगर हम मॉडल कॉलोनी से एयरपोर्ट की तरफ आएं तो एयरपोर्ट के साथ साथ एक सिंगल छोटी सी कच्ची पक्की सड़क कब्रिस्तान के रास्ते से एयरपोर्ट की जनाब आती थी। तो उस रास्ते में उस वक्त दिन को भी इतनी मसरूफियात नहीं होती थी, तो पुलिस ने ये सुबह सवेरे जो है वो ये प्लान किया और उसमें जो है वो फारूक दादा को एक छोटी कार में जो है वो मुकाबले में हलाक किया, मारा। मैं ये समझता हूं कि आज भी इसलिए वो मुद्दा और ये शवाहिद मौजूद हैं कि उस वक्त जो कार थी बहुत छोटी, यानी कि बगैर डिग्गी की कार थी। वो ऐसी कार थी जिसके अंदर 4 या 5 लोग जो हैं वो मुश्किल से बैठ सकते हैं एक साथ। और फारूक दादा जैसे जो हैवी बॉडी जो लोग थे उनको खास तौर पे बैठना मुश्किल होता है। उसके बाद ना सिर्फ वो बैठे, फिर उसके बाद उस गाड़ी के अंदर पुलिस ने जो आज भी FIR अगर हम उसकी देखते हैं या FIR की अगर आप छानबीन करें तो उस गाड़ी के अंदर जो है वो कम से कम 12 से 14 कलाशनकोफें जो है वो पुलिस ने जाहिर की। उसी गाड़ी के अंदर पुलिस ने रॉकेट लॉन्चर जाहिर किए, उसी रॉकेट लॉन्चर की मौजूदगी जाहिर की कि वो बरामद हुए उस कार के अंदर। उसी कार के अंदर कई हजार गोलियां बरामद की पुलिस ने। तो मैं समझता हूं कि आज अगर उस छोटी कार को लाके आप खड़ा कर दें अपने पास और उस कार के अंदर फारूक दादा जैसे 4 या 5 लोगों को बिठा दें और उसके बाद उस गाड़ी के अंदर इस कदर ज्यादा असला गोला बारूद अगर आप भर दें, तो मैं समझता हूं कि मुमकिन नहीं है। अगर किसी तरीके से ये सारा मुमकिन बना भी दिया जाए कि 5 लोगों को अंदर ठोंस दो और उसके बाद ये असला गोला बारूद भर दो उसके अंदर किसी भी तरीके से, और उसके बाद आप जो है वो उनके अंदर ऐसी हिम्मत नहीं होगी कि वो लोग जो है वो कोई खुदा ना खास्ता कोई किसी के ऊपर हमला कर सकें, या वो पुलिस के साथ 4-5 लोग जो है वो एक इनकाउंटर उनसे कर सकें और गोलियां चला सकें। और गोलियां भी इतनी कि जिसमें पुलिस वाले जख्मी भी जाहिर किए गए, गोलियां भी इतनी कि जिसके बाद जो है वो पुलिस का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो वो लोग थे उसके अंदर वो 4 या 5 जितने भी थे वो सारे के सारे उसमें मारे गए। वो गोला बारूद जो था
उसको कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि वो गोलियों से छलनी गाड़ी थी जब हमें एग्जामिन कराई गई बॉडियां वहां से मूव करने के बाद। अगर उसके अंदर असला गोला बारूद था तो उसको नुकसान क्यों नहीं पहुंचा? एटलीस्ट गोलियां फट सकती थी, या अगर रॉकेट लॉन्चर जाहिर किया वो फट सकता था, तो दस्ती बम था वो उनको गोली लगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जाहिर है जब था ही नहीं तो वो शो इस अंदाज से किया गया। तो ये वो शवाहिद थे उस वक्त के, जो आज भी इस वक्त एफआईआर में, और आज भी अगर उन गाड़ियों को ले आए आप और इसी तरीके से आके उनको अगर आप एग्जामिन करें तो मैं समझता हूं कि मुमकिन नहीं है कि इस तरह की कार्रवाई इतनी छोटी सी गाड़ी में और इतने लोग इस तरीके से आ सकें। तो बहुत एक बड़ा इनकाउंटर जाहिर किया गया था। कुछ 6 से 7 घंटे तक लाशें वहां पड़ी रही थी। हुकूमती अमलदार जो थे उस वक्त के, मिनिस्टर थे या उस वक्त के पुलिस के अफसरान थे, उन्होंने आके बाकायदा तौर पर इस इवेंट को बड़ा सेलिब्रेट किया था। और उस वक्त के मरकजी किरदार जो राव अनवार थे, जो उसके बाद आज तक जो है वो 444 और पता नहीं कितने पुलिस मुकाबलों में जो है वो इस तरह के लोगों को की हलाकत के जो है वो लिए मशकूक जाने जाते हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ केसेस किए गए हैं और मुख्तलिफ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि आज भी अगर उस एफआईआर को खोला जाए और उस एफआईआर को ओपन करके अगर उसकी तहकीकात की जाए तो मैं समझता हूं कि जो राव अनवार हैं वो इस मामले में जो है वो गिल्टी करार दिए जाएंगे। जो सबसे ज्यादा अलमनाक वाकया है वो फारूक भाई के साथ, फारूक पटनी के भाई के साथ ही हुआ था, क्योंकि उनको न सिर्फ ये कि उनको उनके 4 साथियों के साथ शहीद किया गया, बल्कि उसके बाद उनकी बेवा को, जिस शाजिया फारूक बाजी को, कि जिनकी मुश्किल उस वक्त उम्र जो है 17-18 साल नहीं होगी, उनको जो है उस हालत में गिरफ्तार करके इस्लामाबाद ले गए और उनको अपने सेफ हाउस में, उस सेल में रखा जिस वक्त जो है वो हामिला थी, और उनका जो बेटी पैदा हुई है वो भी जो है वो दौरान हिरासत ही पैदा हुई है। तो इससे बड़ा क्या जुल्म होगा कि आपने उसको, शौहर को, उसकी आंखों के सामने पहले गोलियां मार के कत्ल किया और उसके बाद जो है फिर उनको जो है वो इतना अरसा तक जो है वो लापता रखा। जो चैनल पर एक प्रोग्राम नशर हुआ था जिसमें कि राव अनवार अहमद बैठे थे सलीम साहबी के सामने, और उन्होंने कलमे पढ़े, ना जाने कितनी कस्में खा ली कि उन्होंने कोई मुकाबला नहीं किया। तो राव अनवार, तूने मुकाबला किया है, तूने फारूक दादा को मारा है, घर से उठा कर ले जाकर तूने उसको मारा है, सौ गोलियों से छलनी किया है, उसकी फैमिली को तू साथ ले गया, मैं उसकी बीवी थी साथ में और उसकी फैमिली के दूसरे मेंबर थे, तू हमें अडियाला जेल तू ले गया है, वहाँ पर साथ में तूने हमें वहाँ रखा है, रखवाया है। राव अनवार अहमद, अल्लाह को जवाब देना है, तेरी बड़ी कसमें मत खा। अभी जवाल का टाइम शुरू हो गया है तेरे पर, तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें इंसाफ दिलवाएगा, और हमें पता चल शुरू हो गया है तेरे पर, तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें इंसाफ दिलवाएगा। और फारूक दादा ने इस सीआई की जब मोबाइल किया था तो संजीव छीन ली थी सिपाही की, उसके बाद इनको मजे लग गए और उन्होंने पुलिस वालों से काफ़ी ज़्यादा असला छीना, और फारूक दादा ने उसके बाद भी जो उस गैंग में चले हैं उन्होंने भी असला छीना। तो फारूक दादा के मतलब से बाप तो ख़त्म हो गया, लेकिन क्रिमिनल जो थे जिस तरह आरिफ मामा था और अपना रज़ाक माइटी था, सिद्दीक बुशिया था, गफ्फार मादा था, जावेद माइकल था और बहुत सारे थे, मुनीब बदल था, ये क्राइम तो बराबर कर रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद ये बिखर गए। और इन लड़कों के ज़्यादा 2 ही रोड होते थे, मतलब अलफला और बल्दिया, और अलफला के अंदर शायद कुछ लोग इनको बना देते थे और पुलिस वहाँ पर भी लड़ी की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुआ। ये नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ इस सारी सूरत हाल में इस शहर का समाजी ढांचा मुतासिर हुआ। यानी जो मुहाजिर आए थे हिंदुस्तान से हिजरत करके, उनके पास यहाँ पर ज़मीनें नहीं थी, वो तो ठीक है क्लेम करके जो उनको मिल गया चीज़ें की, कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला, लेकिन मुहाजिरों के जो तुर्रे इम्तियाज़ था वो थी तालीम। वो तालीमी मैदान में बहुत आगे थे, और ये वो हथियार था उनका कि जिसकी बुनियाद पर फॉरेन ऑफिस में गए, उन्होंने DMG ग्रुप ज्वाइन किया, वो CSS और ये सारे जो सरकारी मामलात थे उसमें जॉब्स की, और प्राइवेट जॉब्स की। पाकिस्तान से बाहर भी उस वक्त लोग बहुत ज़्यादा जाते थे, तालीमी याफ्ता थे, कुछ तो हिंदुस्तान से पढ़ कर आए थे, लेकिन उसमें एक बड़ी तादाद ऐसी थी जो कराची के पीले स्कूलों से उन्होंने तालीम हासिल की थी। तो जब वो सारा ढांचा मुतासिर हुआ तो यहाँ का जो तालीमी निज़ाम था वो बर्बाद हो गया। हुआ ये कि पीले स्कूल में जो अच्छी तालीम दी जाती थी, MQM ने जब उसको इक़्तिदार मिला, उरूज मिला, उसने अपने कारकुन एजुकेशन डिपार्टमेंट में और शहरी इदारों में, फायर ब्रिगेड में और तमाम इदारों में उसने अपने कारकुन भर्ती कराए, और वो कारकुन जो थे
उनका भर्ती होना कोई बुरी बात नहीं है, यानी जाहिर सी बात है एमक्यूएम अपने लोगों को करेगी, लेकिन वो मेरिट पे नहीं था। मेरिट इस चीज का नाम है कि आप राइट पर्सन को राइट जॉब पर रखें, यानी वो मुहाजिरों में ही उन लोगों को जॉब्स देते जो उन इदारों को संभाल सकते थे, जो अच्छे असातिज़ा साबित हो सकते थे, अच्छे इंजीनियर, अच्छे जो है ना डॉक्टर्स, या फिर जो जितने इदारे टेक्निकल ग्राउंड्स पर वो साउंड होते। तो जब ऐसे लोगों को नहीं रखा गया तो वो इदारे बैठते चले गए, और उसका नतीजा ये है कि हम देखते हैं कि फिर वो करप्शन की नज़र हुए सब इदारे किस तरह से बर्बाद हुए। उस ज़माने में लोग यानी मुहाजिर एक दूसरे के इलाके में नहीं जा सकते थे, और हज़ारों लोग एमक्यूएम की आपस की लड़ाई में मारे गए। नौजवान यानी बच्चे यतीम हुए, औरतें बेवाएं हुई, माओ से जो उनके बेटे छीन लिए गए, बहनों से भाई चले गए, और एक बहरान पैदा हुआ। यानी उस ज़माने में रिश्तों का भी बहरान पैदा हुआ, और कई लड़कियां जो थी उनके अच्छे रिश्ते नहीं आते थे, और फिर सूरत हाल ये हो गई कि अगर औरंगी में कोई एक दूसरे का मुखालिफ है, उसने अगर उसको वहां से निकाल दिया तो घर भी जलाए गए और इलाकों से हिजरतें हो गई। तो ये अलग तरह का एक बहरान पैदा हुआ जिसमें एक नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने एक दूसरे को बुरी तरह से जो है ना कत्ल गारत गरी की, और जो है ना एक दूसरे का इस्तेहसाल किया। तो ये एक अलग सूरत एमक्यूएम इसमें कहती है कि इसमें इदारों का भी हाथ था और लोगों को इस्तेमाल किया गया। बहरहाल जो भी था, खैर ये हुआ, ये सब चीज़ें हुई। फारूक दादा की जो वाइफ थी शाजिया फारूक, उन्होंने बाद में एमक्यूएम ने उनको एमपी भी बनाया। उन्होंने कस्टडी में कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि जी मैं अडियाला जेल में बंद थी, और वहाँ पे एक जो वो प्रेग्नेंट थी उस वक्त, उनकी जो एक बेटी पैदा हुई थी वही अडियाला जेल में उसकी पैदाइश हुई थी। दादा की पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद अगर हम बात करते हैं तो उसकी पार्टी ने जो है वो क़यादत ने उनके लिए बहुत कुछ किया। फारूक दादा की जो मिसेस थी शाजिया फारूक कहलाती थी उस वक्त, उनको उन्होंने पार्टी की रुकनियत दी, एक बड़े शहीद का दर्जा दिया, माली इमदाद भी गालबन की गई होगी, जाहिर है उनकी फैमिली को काफ़ी सपोर्ट की गई थी। सिर्फ फारूक दादा की फैमिली नहीं, उसके वालिदैन को भी बड़ा सपोर्ट किया गया था। और उसके जो उनकी जो अहलिया थी शाजिया फारूक, उस वक्त उनको फिर पार्टी में न सिर्फ अहमियत दी गई बल्कि उनकी पूरी फैमिली को अहमियत दी गई। शाजिया जो है वो रुकन असम्बली बनाई गई, रुकन असम्बली बनाने के बाद उनको पार्टी में भी काफ़ी पोजीशन दी गई। हैरत होती है आज भी इस बात के हवाले से कि एमक्यूएम के पास बहुत बड़ी ताकत थी, यानी एमक्यूएम का वोट शुरू ही 40,000 से होता था, लेकिन इसके बावजूद ठप्पे लगाने का शौक था। तो उससे एमक्यूएम ने ये बदनामी पूरे मुल्क में मोल दी कि एमक्यूएम जो है वो ठप्पे लगाकर जीतती है। हालांकि एमक्यूएम तब भी जेन्युइन जीता करती थी, मेरी एक अरसे तक, बहुत अरसे तक एमक्यूएम ने जेन्युइन तरीके से इंतखाबात जीते, लेकिन साथ में ये ठप्पे वाला मामला जो था ये मुफ्त की एक बदनामी उन्होंने मोल दी। तो इस सारी सूरत हाल में सबसे ज्यादा मुतासिर वो नौजवान हुआ जो कोई सही तरीके से तालीम हासिल करके अपना करियर बनाना चाहता था। वो सारी चीजें डैमेज हो गई, और उसी का आज हम जो है वो जो माजी में चीजें हुई थी वो अब नजर आ रहा है डिजास्टर उसका, कि आज कराची का जो एक नौजवान है उसके पास इतनी तालीम भी नहीं है और नौकरियां भी नहीं है, तालीम है भी तो मिलती भी नहीं है। तो वो कोई राइडर बना होता है, कोई बहुत छोटी जॉब कर रहा होता है। आप सड़कों पर देखें ना, आप अपने इर्द गिर्द देखें कराची में जो लोग मुख्तलिफ फूड चेन्स के लिए या फिर बाइक चलाते हैं, उस बाइक की आप हालत देख लें कि वो उसमें कोई चीज़ सलामत नहीं होती और बहुत रिस्क की हालत में वो चलाई जाती है। तो बहरहाल वो डिजास्टर जो हुआ वो हज़ारों नौजवानों की तबाही और हज़ारों नौजवानों का मतलब है कई ख़ानदान इसका शिकार हुए। तो और जो बहुत सारे ऐसे लोग थे उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी सवार ली, यानी कई ऐसे लोग थे जो न्यूयॉर्क, टोरंटो, दुबई, कोलालमपुर, जोहान्सबर्ग में रहते हुए वो फिर बेहतर पोजीशन में रहे, लेकिन जो यहाँ जिनके साथ मसाइल हुए तो वो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार रहे। एक ज़माने में एमक्यूएम की जो शुहदा और असीरान की कमेटी होती थी, अल्ताफ़ हुसैन के पास ताकत भी पूरी थी, तो उनका किसी न किसी तौर ख्याल रखा जाता था, उनको जॉब्स फराहम की जाती थी, प्लॉट्स दिए जाते थे, लेकिन अब वो सिलसिला भी उस तरह से नहीं रहा। तो बहरहाल ये फिर मसाइल हुए, और इस मसले को एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा अगर किसी ने भुगता, यानी आज 35-40 साल के बाद अगर गैर जानिबदारी से जायज़ा लिया जाए तो ये सारी सूरत हाल को अगर सबसे ज़्यादा किसी ने भुगता, सबसे ज़्यादा किसी को परेशानी पैदा हुई तो वो मुहाजिर तबका था। और यकीनी तौर पर एक ज़माने में उन्होंने इसके बेनिफिट्स भी दिए, यानी सियासी तौर पर एमक्यूएम इतनी मजबूत थी कि वो हुकूमतों को गिराने, हुकूमतों को बनाने में अल्ताफ़ हुसैन का एक बयान काफ़ी होता था। सिर्फ फारूक पटनी भाई शहीद की फैमिली ही नहीं बल्कि जितनी भी शहीदों की फैमिलियां थी, पार्टी ने उनका
हमेशा बहुत ख्याल रखा है। उनको हर शहीद की फैमिली के साथ एक तो माहाना उनका वजीफा मुकर्रर था जो उनकी फैमिली को मिलता था। फिर सरकारी नौकरियों में भी जितना हो सकता था शहीद का एक कोटा मौजूद हुआ करता था। ना सिर्फ ये कि सरकारी नौकरियों के हवाले से था, बल्कि यानी जो एमक्यूएम की जितने जब भी इंतखाबात हुए करते थे उसमें इंतखाबात में भी शहीदों की फैमिलियों का एक महसूस होता था कि जिसमें जो है वो शहीद की किसी न किसी फैमिली मेंबर को जो है सीट दी जाती थी। और शाजिया फारूक बाजी को भी 2013 में जो असेंबली वजूद में आई थी, जो सूबाई असेंबली में, उनको भी उसका टिकट मिला था। वो मेरे साथ एमपीए थी। फारूक दादा की पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद बहुत एक बड़ा, चूंकि पुलिस की जानब से वो अचीवमेंट था, तो उसका जवाब भी एमक्यूएम या उस वक्त की पार्टी की जानब से इसी तरह दिया गया था। कराची में बहुत ज्यादा कशीदगी हो गई थी, उसके बाद कराची में स्ट्राइक कॉल दी गई थी और कराची के जो हालात थे काफी गड़बड़ हो गए थे, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग भी हुई थी और जो है वो कशीदा सूरत हाल थी, जो कि आज हम अगर उस पर सोचते भी हैं तो मैं समझता हूं कि एक शहर के हालात बहुत ज्यादा उस वक्त खराब हुए थे। फारूक दादा के मारे जाने के बाद वो के एमक्यूएम की मिलिटेंसी की कमर टूट गई थी, लेकिन उसके बावजूद इतना फौरी तौर पे तो रिजल्ट नज़र नहीं आया था उसमें बेहतरी, लेकिन आगे लॉन्ग रन में बड़ा फ़र्क पड़ा था और पुलिस ने बहुत से ऐसे लोग गिरफ्तार किए और इनकाउंटर्स में मारे बाद में, और बहुत से लोग मुल्क छोड़ के भाग गए। अगर ये कहा जाए कि फारूक दादा के हलाकत से शहर के अमन अमान पे फ़र्क पड़ा, तो बिल्कुल फ़र्क पड़ा और मिलिटेंसी पे बड़ा एक काबू पाया गया। फारूक भाई की शहादत से अमन अमान की सूरत हाल यानी अच्छी होने के बजाय और बिगड़ती चली गई, क्योंकि बहुत सारे नौजवानों ने जिनका यानी बराह रास्त कोई वो एमक्यूएम के कारकुन भी नहीं थे, लेकिन अपने कौम के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही थी, महाजर कौम के साथ, उसके साथ जो है वो देख कर कुड़ते थे। और बहुत से ऐसे लोग जो हैं वो अपने तौर पर जो है वो रियासत के खिलाफ जो हैं या उसकी ताकत के खिलाफ जो है वो खड़े होने लगे, कि जिसको आप ये कह सकते हैं, और उस पार्टी का भी यही मौक़िफ़ था कि जितने भी, क्योंकि इस किस्म के वाक़यात होते थे कि जिसमें कहीं पुलिस एहलकारों की भी कहीं शहादत या कोई इस किस्म का कहीं से कहीं न ऐसे वैसा वाक़या होता था, तो उसमें पार्टी का मौक़िफ़ यही था कि ये पूरी जो सूरत हाल है इसको सियासी तौर पर हल करने की ज़रूरत है। और अगर आप इसी तरीके से नाइंसाफ़ियाँ करते रहेंगे, जाली पुलिस मुकाबलों में शहीद करते रहेंगे, तो जो शहीद होते हैं उनके अहल खाना, उनके दोस्त अहबाब, फिर उनके दिलों में जो है वो रियासत से मोहब्बत की जगह नफरत जन्म लेती है। और फिर वो नफरत का जो है वो इजहार जो है वो फिर उनका किसी पर कंट्रोल नहीं होता। वो एक खुदरा पौधे की तरह होते हैं कि फिर जो अपने फैसले अपने तौर पर करते हैं और अपने हाथों में लेकर करते हैं। तो फिर लिहाजा ये कि पार्टी की जो सियासी क़यादत थी वो हमेशा जो है वो इसी चीज़ के ऊपर जो है वो जोर देती रही, हुकूमत से भी रियासत से भी, कि भाई किसी तरीके से आप ये ऑपरेशन ख़त्म करें और मामलात को सियासी तौर पर हल करें। कई नौजवान थे जो उस वक्त इस सियासत की भेंट चढ़े, उनका कैरियर तबाह हुआ, उनकी फैमिलीज जो है बर्बाद होकर रह गई, कुछ जो है गुमनाम हो गए, कुछ को मुल्क और शहर छोड़ना पड़ा, कोई पुलिस मुकाबलों की नज़र हुए, कोई जाली मुकाबलों की नज़र हुए, कोई जिंदानों में पड़े, कोई लापता है, अब तक उनका पता नहीं है। तो यकीनी तौर पर जो है कई नौजवान इस तरह से बर्बाद हुए। देखिए, जो एमक्यूएम की तहरीक थी, अल्ताफ हुसैन और उनके साथियों ने शुरू की थी, बुनियादी तौर पर अगर आप उनके नारों की बात करें तो वो नारे गलत नहीं थे। यानी वो नारे कोटा सिस्टम के खिलाफ थे, यानी एमक्यूएम के जो बुनियादी नारे थे कोटा सिस्टम पर वो बात करते थे, महसूरीन की वापसी पे बात करते थे। महसूरीन दरअसल वो पाकिस्तानी बिहारी थे जो हिंदुस्तान से हिजरत करके बांग्लादेश आए थे, और जब 71 में बांग्लादेश में एक मूवमेंट चली, बांग्लादेश को अलग करने की, मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की तहरीक चली, तो वो उसके खिलाफ थे।
तो वो वहाँ पर जो अवामी लीग के लोग थे या बंगाली लोग थे, उनके जुल्म सितम का भी निशाना बने। उनसे बहुत सारे लोग जो थे वो तो हिजरत करके फिर पाकिस्तान आ गए थे, और कराची में जो लियारी में बिहार कॉलोनी है, औरंगी टाउन है, ये उनकी जो है बड़ी आबादियाँ है, यहाँ पर ये रहते हैं, और शहर के दीगर इलाकों में भी। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे बिहारी थे पाकिस्तानी जो कि नहीं आ सके थे, तो उनके फिर बांग्लादेश में मुख्तलिफ इलाकों में कैंप्स बनाए गए हैं, तो वो उन कैंपों में रहते थे, और उनकी हालत आज भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो एक ज़माने में न सिर्फ MKM बल्कि जमात इस्लामी तसलसल से बात करती थी कि महसूरीन को महसूरीन पाकिस्तान कहा जाता था, महसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान, कि इनको वापस लाया जाए। और 80 और 90 की दिहाई में ये सियासी जमातें जो थी उनके मंशूर में भी ये नारा शामिल था। वो के इस नारे की जो सिंधी कौम परस्त हैं वो बहुत मुखालफत करते थे। वो कहते थे कि सिंध इस काम के लिए नहीं है कि जो भी पूरे पाकिस्तान से या दुनिया भर से आए वो सिंध में रहे। तो बार ये एक उसका बैकग्राउंड था। तो ये MKM के ये नारे थे। चूंकि ये नारे तो ठीक थे, लेकिन जब सियासत में फहम और फरासत से ज़्यादा जज्बातियत जो है वो आ जाए, और फिर ज़िद्दी पन भी हो, और फिर अपने मुतालबात पर बहुत ज़्यादा इसरार और लचक न दिखाई जाए, तो फिर मामला फ़ौरन मिलिटेंसी की तरफ चला जाता है। और दूसरी तरफ जो मुतालबात थे MKM के जायज़ मुतालबात थे, स्टेट को चाहिए था, हुकूमतों को चाहिए था कि उन मुतालबात को पूरा करती, जो हो सकते थे वो करने चाहिए थे। कोटा सिस्टम को रिव्यू किया जाता, महसूरीन की वापसी का कोई रास्ता देखा जाता, और उस ज़माने में एक ये भी बात हुई थी कि इनको पंजाब में भी लाकर बसाया जा सकता है, लेकिन फिर वो मामला कठाई में पड़ गया। शायद थोड़े बहुत लोग 90s में आई भी थे, मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आज़म थे, लेकिन उस पर भी उस तरह से अमल नहीं हो सका। और फिर ये मामलात महसूरीन और कोटा सिस्टम से डी ट्रैक हो गए या कर दिए गए। तो जो भी मामला हुआ तो उसके नतीजे में अल्ताफ हुसैन मुल्क से बाहर चले गए, और जब लीडरशिप मरकजी क़यादत एक तवील अरसे तक बाहर हो जाती है, तो फिर उसके बाद नीचे के लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये उनका मामला बन जाता है। तो वही कुछ हमें MKM के मामले में नजर आया कि असल क़यादत बाहर हो गई, और यहाँ वो कंट्रोल तो बाकी रहा, लेकिन फिर नीचे लोग जो थे अपनी मनमानियाँ करने लग गए। 90s का पूरा दौर MKM के लोगों ने बहुत मुश्किल गुजारा। ये भी जो MKM का वर्कर था, कारकुन था, हमदर्द था, उसने ऑपरेशन झेले, उसने गिरफ्तारियाँ देखी, उसके मुकाबले देखे, और उसके साथ जो यहाँ पर दीगर एथनिक बुनियादों पर मसाइल थे वो अलग पैदा हो रहे थे। लेकिन फिर जब 2000 की दिहाई में परवेज़ मुशर्रफ के इख्तिदार आए तो MKM को रिलीफ मिलना शुरू हुआ, और वो बहुत बड़ा रिलीफ था। और यही मेरा ख्याल है वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ MKM जो एक नजरियाती पार्टी थी, जो उसके कारकुन तकालीफ झेला करते थे, वो फिर वहाँ से करप्शन की दलदल में डूबते चले गए, और फिर वहाँ से एक नई MKM का ज़हूर हुआ, और वो पुरानी MKM से यकसर मुख्तलिफ थी। तो यही वजह है कि वो फिर उस तरह से सड़कों पर खड़ी भी नहीं हो सकी। देखिए, मैं फारूक दादा ने गो के सैकड़ों कत्ल किए या उसका जिम्मेदारी थी उस पर, लेकिन मैं कहता हूँ कि देखें वो जिस एज का नौजवान था, बहुत यंग लड़के थे ये, उनको शुरू से जिस पार्टी ने जो उनको लाइन दी उन्होंने उसकी लाइन पे काम किया। और आप देखें जब हुकूक की लड़ाई लड़ी जाती है और आपके एहसास महरूमी भी हो तो आपको यूज़ करना बड़ा आसान होता है। यंग बच्चों को यूज़ करना तो बहुत ही आसान होता है। तो मैं इसकी ज़िम्मेदारी MKM की उस वक्त की जो क़यादत थी, जो ऊपर से नीचे तक, और जिस तरीके से वो जहन साजी नौजवानों की करते थे, और उनके हाथ में वेपन देके उनको स्टेट से लड़वाया गया, उनको दूसरी सियासी पार्टियों से लड़वाया गया, अपनी ही पार्टी के लोगों से लड़वाया गया, अपनी कौम के लोगों को उनके हाथ से मरवाया गया। तो उनको जिस तरीके से यूज़ किया गया, उन बच्चों का कसूर कम था और कच्चे जहन थे। वो अपने एक कौम परस्ती में और एहसास महरूमी में और बहुत सी उनकी जो जायज़ शिकायत थी और जायज़ तकलीफ़ें थी और हुकूक की जंग की खातिर वो यूज़ हो गए। और उनके मसले मसाइल देखें आज भी वहीं के वहीं हैं, कोई उनका मसला हल नहीं हुआ। लेकिन बहुत से फारूक दादा और फ़हीम कमांडो जैसे बहुत से बच्चे अपनी जानें उन्होंने गंवा दी इसी चक्कर में, और हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ, और बेगुनाह लोगों के बच्चे मारे गए। और जिन लोगों ने पार्टी से फ़ायदा उठाया, आप देखें आपके सामने कोई मुल्क से बाहर है, कोई मुल्क में अरबपति बन गए और
जिस तरह वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको एक तरफ आप देखें और एक तरफ आप उन लोगों को देखें जिनके बच्चों ने तहरीक के खातिर जान दी, जेलें काटी, नाहक उनकी जान भी गई, उनकी फैमिली भी तबाह हो गई और उनको कुछ भी नहीं मिला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पहले तो मुस्लिम लीग की जानब से ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसको कंटिन्यू रखा पीपल्स पार्टी ने, और पीपल्स पार्टी ने जो है वो इसमें काफी ताबड़तोड़ मैं समझता हूँ कि कार्रवाइयाँ की गई। तो जाहिर है उसमें पीपल्स पार्टी न सिर्फ थी बल्कि पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत थी उस वक्त की पूरी जो तमाम की तमाम मुलव्वस थी। बाद इस पर सवाल भी उठाए गए, बाद MQM इत्तेहादी भी बनती रही, पीपल्स पार्टी के साथ शरीक भी रही हुकूमत के अंदर, लेकिन जाहिर है ये सियासी मामला था और सियासी तौर पर रहा। लेकिन उस वक्त ये तमाम जो बड़ी कार्रवाइयाँ की गई थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और मरकजी हुकूमत की जानब से की गई थी। और उस जमाने में एक चीज़ और भी होती थी कि बहुत सारी तो ऐसी कार्रवाइयाँ थी, यानी पुलिस एहलकारों पर हमला या किसी भी हसास मकाम पर हमले से पहले फ़ोन करके बता दिया जाता था कि फला जगह पर हमला होने जा रहा है। यानी आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि लाकानूनियत किस दर्जे को पहुंची हुई थी। देखिए, फारूक दादा की हलाकत कोई मामूली वाकया नहीं थी। यानी अगर आप उस ज़माने में कराची के हालात का जायज़ा लें और MQM के अस्करी बाजू को देखें तो एक तरह से फारूक दादा चीफ कमांडर था। चीफ कमांडर मुख्तलिफ कार्रवाइयों को मुनज़्ज़म करता, कई लड़के उसके मातहत चलते थे। तो फारूक दादा की एक अहमियत थी, पार्टी में उसका नाम था, बल्कि पार्टी में क्या पूरा शहर जानता था कि फारूक दादा बल्दिया टाउन पटनी मोहल्ले का, वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी आ सकता है, किसी को भी निशाना बना सकता है। तो जब मुकाबले में फारूक दादा को मारा गया तो शहर की अमन अमान की सूरत हाल पहले कब ठीक थी, लेकिन होता यह था कि जब कोई ऐसा वाक़या होता, कोई बड़ा नाम मारा जाता तो यकीनी तौर पर फिर उसके बाद अमन अमान की सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो जाती, हड़तालें हुआ करती, गाड़ियाँ जलाई जाती, कई बेगुनाह लोग जिनका कोई किसी किस्म के लड़ाई झगड़े से ताल्लुक़ नहीं था वो मारे जाते थे। तो 12 ये सिलसिला उसके बाद भी हुआ, और चूंकि एक तसलसल चला आ रहा था पूरी 90 की दिहाई जो है, जो 80 की दिहाई के एंड से जो मामला शुरू हुए थे, 90 की दिहाई तो पूरा उसका शिकार रही। तो MQM की जानिब से हड़तालें भी की जाती थी, अमन अमान के मसाइल पैदा होते थे। तो वो सूरत हाल बिल्कुल उस तरह से सामने आई वाज़े होके, और पूरे शहर में उसका एक जो इम्पैक्ट था वो नज़र आया। अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ी, बहुत हालात ख़राब हुए, लेकिन पुलिस मुतमईन थी कि उसने एक बड़ा हदफ बहरहाल हासिल कर लिया था। और यकीनी तौर पर फारूक दादा के बाद हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ा, क्योंकि फारूक दादा जैसी सलाहियतें रखने वाला दूसरा शख्स फिर नहीं आ सका था। तो यानी जो अस्करी कमांडर होता है, हर एक की अपनी अहमियत होती है, अपना अपना अंदाज होता है, लेकिन फारूक दादा एक मुनफरिद अहमियत का हामिल था और उसका एक अलग अंदाज होता था। लड़कों को चलाना, सेटअप बनाना, मुखबरी करना, रेकी करना, लोगों को उठाना, उनको टारगेट करना। तो बहरहाल एक बड़ा जो चेन थी वो टूट गई, और उसके नतीजे में कराची पुलिस ने बड़ा सुख का सांस लिया, क्योंकि एक बड़ा हदफ हासिल करके वो जो एक ऑपरेशन उनका हो रहा था मिलिटेंट विंग के खिलाफ, MQM के खिलाफ, उसमें उनको एक बड़ी कामयाबी मिली थी।